नमस्कार। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संबंधों की बात कर रहे थे हम लोग। 1809 अर्थात अमृतसर की संधि के तक किस तरह के संबंध थे अंग्रेजों और रंजीत सिंह के मध्य, उसके विषय में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से अमृतसर की संधि के माध्यम से रंजीत सिंह की सीमा जो है, राज्य की सीमा सतलज नदी को निर्धारित किया और अंग्रेजों के राज्य की सीमा सतलज नदी तक पहुंच गई यमुना नदी से हटकर। उसके बाद के संबंधों की अगर हम बात करें तो उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं युग की दृष्टि से। प्रथम जो युग है 1809 से 1831 तक और दूसरा जो समय है 1831 से 1839 अर्थात रंजीत सिंह के अंतिम समय की अगर हम बात करें। पहला जो पीरियड है अमृतसर की संधि से लेकर 1831 तक का जो समय है, इस काल में दोनों पक्षों के बीच ऊपरी सद्भावना बनी रही। अर्थात इस संधि के बाद जब सतलज के पश्चिम में स्थित सिख राज्यों ने रंजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से संरक्षण की याचना की तो अंग्रेजों ने उन्हें सहायता प्रदान नहीं की। रंजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों ने संधि का पालन किया और रंजीत सिंह के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति को भी त्याग दी। इसका एक कारण ये भी था कि अंग्रेज इस समय भारत के दूसरे भागों में अपनी सत्ता को मजबूत करने में लगे हुए थे। रंजीत सिंह ने भी अपनी तरफ से संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं किया। इस समय कई ऐसे मौके आए भी, जैसे कि नेपाल का युद्ध हुआ था 1816 में और इसी तरह से 1824 में बर्मा का युद्ध हुआ। तो रंजीत सिंह ने जब अंग्रेज इन शक्तियों के साथ में युद्ध कर रहे थे तो इस वक्त का कोई फायदा नहीं उठाया और रंजीत सिंह ने नेपाल को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने से भी इनकार कर दिया। इसी समय अंग्रेजों का मराठों के साथ में तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष चल रहा था। तो इस अवसर पर भोंसले और भरतपुर के जाटों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने से रंजीत सिंह ने इनकार कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी तरफ से संधि की तरफ बहुत ज़्यादा मित्रता की संधि को निभाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि 1826 में उत्तर पश्चिमी प्रांत की एक जाति है वहाबी जाति, वहाँ के अफगानों ने रंजीत सिंह के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया था। अंग्रेज़ों को इसकी जानकारी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस जिहाद को रोकने का या रंजीत सिंह की मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि रंजीत सिंह जो है वो इन मामलों में ही उलझा रह जाए। अब द्वितीय चरण की हम बात करते हैं 1831 से लेकर 1839 का जो समय है। इस समय अंग्रेज़ों ने रंजीत सिंह की शक्ति को दबाव के माध्यम से, धमकी के माध्यम से दबाया और रंजीत सिंह को मित्रता निभाने के लिए एक तरह से विवश किया। चूंकि अंग्रेज शक्तिशाली थे, इसलिए रंजीत सिंह ने उनके सामने एक तरह से अपना सर उठाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। इस समय जो पहली समस्या आई थी वो थी सिंध की समस्या। रंजीत सिंह चाहता था कि सिंध प्रांत को अपने अधिकार में ले लिया जाए। सिंध के जो अमीर थे उनके छोटे छोटे राज्य थे और उनमें बहुत ज़्यादा एकता भी नहीं थी और सिंध के जो अमीर थे वो अफगानिस्तान के शासक को अपना नाम मात्र का शासक मानते थे। दूसरी तरफ अंग्रेज खुद सिंध को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने बर्न्स नामक अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को सिंधु नदी के रास्ते से रंजीत सिंह के पास भेजा, जो बहुत सारे बहुमूल्य उपहार भी ले गया था। बर्न्स मिशन जिसे कहा जाता है। वास्तव में ये जो मिशन था, इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज इस दूत के माध्यम से सिंध की राजनीतिक एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इसी दौरान 1831 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोपड़, जो कि पंजाब में एक स्थित स्थान है, उस स्थान पर रंजीत सिंह से भेंट की और वहां पर मिलकर बेंटिक ने अंग्रेजों की तरफ से जो मित्रता की संधि थी उसको वापस दोहराया, ताकि जो रंजीत सिंह है वो मित्रता की संधि को निभाता रहे। ठीक इसी समय अंग्रेज जो अधिकारी था पॉटिंगर, वो सिंध के अमीरों से बातचीत कर रहा था, सिंध के अमीरों से संधि कर रहा था, जबकि रंजीत सिंह से इस बारे में कहा गया कि सिंध से व्यापारिक संधि ही की गई है, जबकि सिंध के साथ में राजनीतिक संधि वो लोग कर रहे थे। इसी दौरान रंजीत सिंह ने शिकारपुर पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, तो अंग्रेजों ने रंजीत सिंह का विरोध किया। 1835 में अंग्रेजों ने फिरोजपुर को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, जो कि सतलज के उत्तर में था और लाहौर के बिल्कुल
निकट था। लाहौर से लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित ये स्थान था। इसी समय एक और समस्या आई अंग्रेज़ों के बीच में और रणजीत सिंह के बीच में, वो थी अफगानिस्तान की समस्या। 1809 में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को हटा दिया गया और उनके जो छोटे भाई थे मोहम्मद शाह, वो अफगानिस्तान के शासक बन गए। शाह शुजा भारत आ गया था, उसने अंग्रेज़ों की शरण को स्वीकार कर लिया था। 1832 में रणजीत सिंह ने शाह शुजा को सैनिक सहायता भी दी थी, लेकिन जो दोस्त मोहम्मद था उसने शाह शुजा को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। अंग्रेज़ों ने शाह शुजा और रणजीत सिंह के साथ मिलकर एक संगठन बनाया था, एक सम्मिलित संधि की थी, और वो संधि की थी 26 जून 1838 को। अंग्रेज, शाह शुजा और रणजीत सिंह, इन तीन शक्तियों ने मिलकर समझौता किया, जिसके तहत ये निश्चित किया गया कि शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बना दिया जाएगा, तीनों की सम्मिलित शक्ति के माध्यम से। शाह शुजा ने इसके बदले में रणजीत सिंह द्वारा जो सिंध और अफगानिस्तान में अधिकृत प्रदेश थे उन पर से अपना अधिकार छोड़ देने के बारे में अपना अधिकार छोड़ दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने शिकारपुर और जलालाबाद पर भी रणजीत सिंह के अधिकार को स्वीकार नहीं किया, इसलिए रणजीत सिंह ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई थी, उसको इनकार भी कर दिया था। तो अंग्रेज़ों ने धमकी दी कि अगर रणजीत सिंह इस संधि को स्वीकार नहीं करेगा तो अंग्रेज़ इस संधि को अपनी ओर से ही कार्यान्वित कर देंगे। तो कुल मिलाकर दबाव और धमकी के माध्यम से अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को बाध्य किया कि वो इस त्रिगुट में, जो कि अंग्रेज़, शाह शुजा और रणजीत सिंह के मध्य बनने वाला था, में अंग्रेज़ों को सहयोग दे। तो कुल मिलाकर दबाव से, धमकी के माध्यम से रणजीत सिंह को बाध्य किया गया कि वो अंग्रेज़ों के मिशन में उनको सहायता प्रदान करें। रणजीत सिंह की अंग्रेज़ों के प्रति नीति का अगर हम मूल्यांकन करें तो कई विद्वान ये मानते थे कि रणजीत सिंह ने उचित और यथार्थवादी नीति जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनाई, क्योंकि रणजीत सिंह जानता था कि अंग्रेज़ उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए उनका विरोध करने का अर्थ है अपने राज्य का सर्वनाश करना। इसलिए बाध्य होकर उसने अंग्रेज़ों से अपनी मित्रता को बनाए रखा। कई विद्वान इसको उसकी दुर्बलता और दूरदर्शितापूर्ण नीति भी मानते हैं। एन.के. सिन्हा ने एक बुक लिखी है रणजीत सिंह, उसमें वो अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के मध्य संबंध किस तरह से थे उसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। अर्थात एन.के. सिन्हा कहते हैं, जैसा कि बिस्मार्क का कथन है, प्रत्येक स्थिति में अर्थात राजनीतिक संधि में एक घोड़ा और एक घुड़सवार होता है। अंग्रेज़ों और सिखों की संधि में रणजीत सिंह घोड़ा है और अंग्रेज सरकार घुड़सवार थी। अंग्रेज़ों के साथ अपने संबंधों में रणजीत सिंह ने बहुत ही दुर्बलता दिखाई, उसने कभी साहस से काम नहीं लिया और वह सर्वदा अनिश्चयी और हिचकिचाहटपूर्ण रहा। तो एन.के. सिन्हा ने रणजीत सिंह का इस तरह से अवलोकन किया है, उनका इस तरह से मूल्यांकन किया है कि रणजीत सिंह ने अत्यधिक दुर्बलता की नीति जो है अंग्रेज़ों के समक्ष दिखाई, उसने अंग्रेज़ों के समक्ष घुटने टेक दिए, कभी भी साहसपूर्ण कदम उसके द्वारा नहीं उठाए। साथ ही साथ रणजीत सिंह ने भारतीय राजाओं का अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई संगठन बनाने का प्रयास भी नहीं किया और किसी भी तरह की शक्ति संतुलन का प्रयास भी रणजीत सिंह के द्वारा नहीं किया गया। तो ये था रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य संबंधों की बात। इसके पश्चात जो मुख्य टॉपिक है वो है कि किस तरह से पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ। रणजीत सिंह के बाद किस तरह से पंजाब में अव्यवस्था व्याप्त हो गई, किस तरह की पंजाब की सिचुएशन थी, जिसकी पृष्ठभूमि में प्रथम सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846 में। रणजीत सिंह के जो कमज़ोर उत्तराधिकारी थे वो राज्य को संभाल नहीं पाए और किस तरह से पंजाब में अंग्रेजी सत्ता का धीरे धीरे प्रवेश होता है। तो ये प्रथम सिख युद्ध होता है और उसके बाद में इस युद्ध का समापन होता है लाहौर की संधि के माध्यम से। फिर एक और संधि होती है भैरोवाल की संधि, जिसे लाहौर की द्वितीय संधि भी कहा जाता है। और उसके पश्चात भी एक और संघर्ष होता है जिसे हम द्वितीय सिख युद्ध कहते हैं। 1848 से 1849 में ये संघर्ष होता है, द्वितीय सिख युद्ध। और उसके बाद में 1849 में अंग्रेज पंजाब के राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो होते हैं
वो इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं और पंजाब का स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो सिचुएशन थी उसके बारे में और किस तरह से अंग्रेज़ों ने पंजाब का अपहरण कर लिया, पंजाब का विलय कर लिया और सिखों को किस तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। तो एक इम्पॉर्टेंट पावर है पंजाब, किस तरह से उसका अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय हुआ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।